हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। उसके पहले भी हम क्या कर रहे हैं, पेपर वन का पार्ट बी। हम क्या पढ़ रहे हैं, पेपर वन का पार्ट बी यहाँ पर पढ़ते चल रहे हैं, जिसमें हमारा ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 8 है ये। ठीक है, टोटल लेक्चर हो चुके हैं 8। 8वां लेक्चर है ये हमारा। और सभी लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको स्लाइड पर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और मैं आपको समझाता भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा कितना कवर हो चुका है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, मेजर फिजिकल डिवीजन फीचर्स कर लिए थे हमने। फिर उसके बाद मेजर जियोग्राफिकल फिनोमिना, उसमें हम चल रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है सुनामी। उसके बाद हम पढ़ने वाले वॉल्केनो, देन लास्ट होगा साइक्लोन। उसके बाद हम शुरू कर देंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, आज के लेक्चर में हमारी है सुनामी। ठीक है, सुनामी आज का हमारा लेक्चर है। देखिए, अब सुनामी कैसे आती है ना, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ना। उसके पहले आपको थोड़ी सी चीजें जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, प्लेट टेक्टोनिक, वो भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक का थोड़ा सा सेक्शन में आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि सुनामी क्या होती है ना। उसके आगे हम देखिए, सबसे पहले सुनामी की बात करें तो सुनामी क्या है, जो तट पर आती लहरें हैं। तट पर जो लहरें आती है ना, लहरें आती है, या फिर जो क्या होती है, जो लहरें समुद्र की उठती है और क्या होती है, तट की तरफ आती है। तो ये ऊंची ऊंची लहरें जो होती है, वो जो तट की तरफ आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, सुनामी। ये क्या है, जापानीज वर्ड है, एक जापानीज वर्ड है ना। तो सुनामी का मीनिंग होता है तट की ओर आती हुई लहरें। ठीक है, अब देखिए, इसमें समझे कि सुनामी कैसे आती है ना। डेफिनेशन और बाकी सब चीजें तो हम देख ही लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्लेट टेक्टोनिक आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक समझना जरूरी है। जब क्या होता है, देखो, प्लेट टेक्टोनिक में भी दो प्रकार की प्लेट होती है ना। प्लेट टेक्टोनिक में भी हम बात करें तो प्लेट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की प्लेट होती है। पहला टाइप होता है कॉन्टिनेंटल, है ना, कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय। महाद्वीपीय। और दूसरी होती है ओशनिक, है ना, या महासागरीय, है ना। पहली होती है महाद्वीपीय और दूसरी होती है महासागरीय। तो देखिए, यदि हम सुनामी की बात करें तो महाद्वीपों पर सुनामी आएगी क्या, महाद्वीपों पर किस सुनामी का प्रभाव पड़ेगा क्या। देखिए, महाद्वीपों से कोई प्रकार की सुनामी जनरेट नहीं होती। कौन सी प्लेटों से होती है, महासागरीय जो प्लेट होती है उससे हमारी सुनामी जनरेट होती है। ठीक है, अब देखिए, ये प्लेट है, ये प्लेट है, और यहां से क्या हो जाती है, ये ओशनिक प्लेट चालू हो जाती है। यहां से हमारा क्या है, क्या हो जाते हैं, ओशन शुरू हो जाते हैं, है ना। जो हमारा सी लेवल होता है, सी लेवल में ओशन शुरू हो जाते हैं। ओशन के नीचे क्या है, ये प्लेट्स है। ओशन के नीचे क्या लगा हुआ है, ये भी प्लेट्स है। ठीक है, और यहां पर भी प्लेट है। अब क्या होता है, जनरली जो सुनामी आती है वो दो प्लेट्स के कारण आती है। दो प्लेट्स के कारण आती है। और कौन सी वाली दो प्लेट्स, जो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। कैसी प्लेट, जो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये दोनों प्लेट क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, देखिए, अब इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इनको कौन सा बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, या फिर अभिसारी, है ना, अभिसारी प्लेट किनारा, है ना। अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं, जिसमें क्या होती है, दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है। देखिए, अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आती चल रही है ना। हम प्लेट टेक्टोनिक को थोड़ा पहले भी समझे हैं ज्यादा, है ना, पहले के चैप्टर में। तो यहाँ पर मैं सीधे ही बताना शुरू करता हूँ। देखिए, दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो हैवी प्लेट होगी, ये क्या है, हैवी प्लेट होगी, तो क्या हो जाएगा, हैवी प्लेट नीचे की तरफ जाएगी। और क्या हो जाएगी, लाइट वेट प्लेट जो होगी, जिसका डेंसिटी कम होगी, वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। वो प्लेट क्या हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ खसकेगी। और हैवी वाला प्लेट जो होगा, इस प्लेट के नीचे चला जाएगा। अब क्या होता है, एक सर्टेन कंडीशन पे, है ना, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम यहाँ पर, फिर उसके बाद बात करते हैं, है ना। एक कंडीशन आती है जिसमें क्या होती है, दोनों प्लेट क्या हो जाती है, फंस जाती है। दोनों प्लेट क्या होती है, एक दूसरे में फंस जाती है। अब यहां पर क्या है, ओशियन है, ऊपर की तरफ क्या है, हमारा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब पानी भरे हुए कंडीशन में क्या हो जाता है, जब भी दोनों प्लेट क्या हो जाती है, एक दूसरे में यहां पर फंस चुकी होती है। यहाँ पर दोनों प्लेटें एक दूसरे में फंस गई है, क्योंकि एक प्लेट नीचे जाना चाह रही है
और एक प्लेट ऊपर की तरफ इस तरफ ही मूव कर रही है, लेकिन यहां से टूट कर प्लेट क्या हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। अब थोड़ी सी कंडीशन में ये होता है, जैसे कि यहां देखिएगा, तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे में क्या हुई, एक प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट ऊपर आ गई, एक प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट ऊपर आ गई। अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे में फंस चुकी है, दोनों प्लेट एक दूसरे में फंस गई है। अब ये प्लेट जैसे ही नीचे जाना शुरू करेगी, ये प्लेट जैसे ही नीचे जाना चाहेगी, तब क्या हो जाएगा, ये प्लेट उसको रोकेगी नीचे जाने से, ये वाला जो प्लेट है उसको नीचे जाने से रोकेगी। अब क्या होगा, यहां पर एक ट्रिगर मैकेनिज्म बन जाएगा, एक ट्रिगर जैसी एक अटकने वाली अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही ये प्लेट नीचे जाना चाह रही है, ये नीचे जाना चाह रही है और ये उसको रोक के रखी है, तब क्या हो जाएगा, जब फोर्सेस बढ़ेंगे, जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगी, तो अचानक से ये प्लेट क्या हो जाएगी, टूट के ऐसी ऊंची हो जाएगी। जैसे ये प्लेट क्या हो जाएगी, यहां फंसी हुई है और ये प्लेट अचानक से टूट के ऐसी ऊपर की तरफ आ जाएगी, है ना। तो देखिए ये जो प्लेट है, यहां पर देखिए स्क्रीन पर, अब ये जो दो प्लेट है उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेट अचानक से टूट के ऊपर की तरफ हो जाएगा। यहां पर हम अगले डायग्राम में देख लेते हैं, ये प्लेट नीचे जाना चाहती है ऐसी, और ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब क्या हो जाता है, ये जो प्लेट यहां पर फंसी हुई है, ये वाले हिस्से में जो प्लेट फंसी हुई है, ये वाले हिस्से में अब प्लेट क्या हो जाती है, अचानक से ट्रिगर हो जाती है और ये प्लेट फिसल के ऊपर निकल जाती है। ये प्लेट फिसल के क्या हो गई, ऊपर निकल गई, जो कहां फंसी थी, यहां पर, और फंसकर प्लेट क्या हो जाती है, ऊपर निकल जाती है। अब इसके ऊपर जितना भी पानी था, ये जितना भी पानी है, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की तरफ। जितना भी पानी था वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट अचानक से तेजी से ऊपर की तरफ बल लगाएगी, तो ये जो पानी हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब विस्थापित हो जाएगा। जैसे ये पानी ऊपर की तरफ विस्थापित हो जाएगा, ये एक बड़ी लहर का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, एक बड़ी लहर का निर्माण करेगा। जैसे ही एक बड़ी लहर का निर्माण करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी लहर किस तरफ जाएगी, तट की तरफ एक ऊंची लहर के रूप में बनकर जाने लगेगी। किस ओर, तट की तरफ। जनरली किस तरफ जाती है, ये तट की तरफ ही जाने लगेगी ये लहर। ठीक है, तो किस कारण से हुआ सुनामी, सुनामी का मुख्य कारण, सबसे मेजर पॉइंट क्या था, प्लेट टेक्टोनिक। उसके अलावा भी कुछ और फीचर के कारण भी सुनामी आती है, वो हम आगे देखेंगे। तो जनरली यहां पर आपको समझ में आया होगा कि दो प्लेट्स क्या हुई, एक दूसरे की तरफ आई, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है या फिर अभिसारी प्लेट किनारा है। अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे में एक दूसरे की तरफ आई, तो हैवी प्लेट नीचे चली जाएगी भारी वाली, और लाइट वेट प्लेट ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, दोनों प्लेट एक दूसरे में फंस चुकी होगी इस वाले हिस्से में, और जैसे ही दोनों प्लेट और दम लगाएगी, एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी, ये प्लेट अचानक से एक ट्रिगर के जैसे ऊपर की तरफ छूट जाएगी, और क्या हो जाएगा, पानी ऊपर की तरफ से डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये ऊपर उठा हुआ पानी तट की तरफ क्या हो जाएगा, आगे बढ़ने लगेगा। ये ऊपर उठा हुआ पानी तट की तरफ आगे बढ़ेगा, और क्या कहलाएगी, ये सुनामी आ जाएगी। सुनामी आ जाएगी तट की तरफ। हम थोड़ा सा और समझेंगे इसको। ठीक है, हम थोड़ा सा उधर भी देख लेते हैं हमारा। देखिए यहां तक तो हमने समझा सुनामी। ठीक है, अब सुनामी क्या चीज है, सुनामी एक जापानीज वर्ड है। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, हार्बर वेव्स, या फिर इसको हमने बोला था तटीय लहरें, या फिर इसको बोल सकते हैं तरंगे। तटीय तरंगे होती है, हार्बर वेव्स होती है। अ सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, है ना, वेरी लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स, मतलब ऐसी तरंगे होती है जो क्या होती है, जैसे यहां पर हम देखें तो पहले तरंगे छोटी होती है और तट की ओर आते आते क्या हो जाती है, बड़ी होने लगती है। ऐसी तरंगे बड़ी हो जाती है और ये लहरें तट की तरफ बढ़ती है ना, तट की तरफ बढ़ती है, और क्या कर देती है, बहुत बड़ा वाटर मास को कलेक्ट करके क्या लाती है, अपने साथ लेकर आती है, बहुत बड़े पानी के हिस्से को अपने साथ लाती है और भूमि के ऊपर छोड़ देती है। तो इसी से क्या जनरेट होती है, इसी से किस चीज की समस्या आती है, हमारी सुनामी की आती है। तो सुनामी जनरली क्या हो जाएगा, सुनामी समुद्र से तट की ओर आती हुई बड़ी बड़ी लहरें होती है, बड़ी बड़ी लहरें होती है जो निरंतर रूप में आती रहती है, निरंतर रूप में आती रहती है। हमेशा ही सुनामी नहीं आती है, हमेशा ही सुनामी नहीं आती है। आप बोलेंगे कि यार बड़ी बड़ी लहरें तो जनरली तट पर आती रहती है, लेकिन वो हमेशा सुनामी नहीं होगी। ठीक है, इनका संबंध, एक बात ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो सामान्य लहरें या फिर हमारी वेव्स आती है, लहरें या वेव्स आती है, उससे नहीं है। सुनामी तरंगे अलग होती है और हमारी सामान्य तरंगे जो समुद्रों में आती है वो अलग होती है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सामान्य तरंगे हमारी छोटी होती है, लेकिन ये क्या होती है, ये ज्यादा ही हाइट पर होती है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम
देखेंगे आगे। ठीक है, ये समस्या किस कारण से हो जाती है? जो डिस्टरबेंस होता है नीचे की तरफ, मतलब पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उसके कारण क्या हो जाती है, ये सुनामी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और तट की तरफ आकर क्या हो जाती है, बहुत सारा पानी धकेल देती है तट से अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आपके लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए, नोट्स बनाइए। देखिए अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज समझते हैं, है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर कोस्ट देखा था, अभी हमने यहाँ पर, ये हमारा ओशियन हो गया, ये हमारा कोस्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तट गहरा होते जाएगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो तट क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। सपोज सुनामी की उत्पत्ति कहां से हुई, सुनामी की उत्पत्ति इस वाले हिस्से से हुई, सुनामी की उत्पत्ति इस वाले हिस्से से हुई। अब क्या होता है, नदियां यहाँ पे क्या कर देती है, नदियां या कोस्ट पर क्या होती, गाद जमी हुई होती, नदियां या तटों पर क्या होती, गाद जमी हुई होती, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, उस सेडिमेंट से भरा हुआ होता है। मतलब क्या होता है, तट शैलो होता है। जो कोस्टल एरिया होता है वो क्या होता है, शैलो होता है ना। तटीय क्षेत्र हमारा क्या होता है, उथला होता है। अभी उथला क्षेत्र है, अब क्या होता है कि सबसे पहले तरंगे कहां उठती है, यहीं पर उठती है। तरंगे सबसे पहले उठी कहां पर, यहीं पर सबसे पहले सुनामी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट ने यहां से ऊपर की तरफ पुश करा, है ना, और यहां पर सुनामी उठी। अब जैसे जैसे क्या हो जाएगा, ये तरंगे किस तरफ जाएगी, तट की तरफ जाएगी। तो तट की तुलना में जैसे तट क्या होता जा रहा है, उथला होता जा रहा है, तो सुनामी की हाइट क्या होती जाएगी, यहां से बढ़ती जाएगी। ये सुनामी की हाइट और बढ़ जाएगी, ये जो तरंग आ रही है उसकी हाइट क्या हो गई, और बढ़ गई, क्योंकि तट क्या है, यहाँ पर उथला है। सुनामी की हाइट यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए तट यहाँ पर और उथला है। ठीक है, और इस कंडीशन में आते आते सुनामी यहाँ तक पहुंच जाती है, और ये बहुत ऊंची लहरों के रूप में होती है। सुनामी यहाँ तक पहुंच जाती है और बहुत ऊंची लहरों के रूप में होती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तटों की तरफ ही क्यों चलती है, क्योंकि यदि यदि ये तरंगे किस में जाएगी, जैसे यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, यदि ये तरंगे ओशन की तरफ जाएगी तो यहाँ पर तो खत्म हो जाएगी, एक समय पर ये तरंगे खत्म हो जाएगी, है ना। और क्या हो जाएगा, ये तरंगे दोनों दिशाओं में फैलेगी। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो पानी में पत्थर फेंकने पे क्या हो जाता है, वो पानी सभी दूर क्या होता है, एक जैसे ही तरंगे वहां पर जाती है। तो वैसे ही सुनामी यहाँ पर जब उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगी, ये लहरें इधर भी जाएगी और समुद्र के अंदर की तरफ भी जाएगी, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत सारा पानी है, तो लहरें क्या हो जाती है, वहां पर खत्म हो जाती। लेकिन जब ये तरंगे किस तरफ आती है, तट की तरफ आती है, तो धीरे धीरे यहाँ पर देखिए थोड़ी फ्लैट है, धीरे से पानी और ऊंचा हुआ ऊंचा हुआ ऊंचा हुआ, और बहुत ऊंचा होते हुए लगभग 5 से 8 मीटर ऊंचा पानी यहाँ पर उठ जाता है। और क्या आ जाती है, सुनामी। यहाँ पर छोटे पेड़ लगे हुए हैं और देखिए कितनी ऊंची लहर आ गई है। एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी तट पर सुनामी आने लगती है, जब भी तट पर सुनामी आने वाली होती है, तो पानी तेजी से पीछे की तरफ खसक जाता है। क्या हो जाता है, पानी तेजी से पीछे की ओर जाने लगता है, तट से दूर जाने लगता है। मतलब तट पर पानी खत्म हो जाता है, तट बहुत दूर तक खाली हो जाता है, और फिर अचानक से तेजी से बड़ी बड़ी लहरें उधर से आने लगती है। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आया। देखिए उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं कि वो क्या होता है। ये हमारा तट हो गया, है ना, और यहां पर हमारा ये सी लेवल है, ये हमारा सी लेवल है। अब क्या हुआ, यदि यहां पर सुनामी की उत्पत्ति हुई और यहां पर पानी ऊपर की तरफ उठा ऐसा, तो क्या हो जाता है, जो पानी यहां पर ऊपर की तरफ उठा है वो कहां से आता है, इधर का ही पानी किस तरफ खींचा जाता है, इधर की तरफ। यही पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। यदि यहां से पानी ट्रेवल करता हुआ क्या हो जाएगा, क्योंकि ओशन तो बहुत बड़ा है और प्लेट भी छोटी नहीं है, प्लेट भी बहुत बड़ी है ना, किलोमीटर्स में इसका दायरा होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है। तो ये बहुत बड़ी प्लेट बहुत बड़े एरिया में पानी को क्या कर देगी, ऊपर की तरफ उठा देगी। जैसे ही पानी ऊपर की तरफ उठेगा तो पानी कहाँ से खाली हो जाएगा, तट पे से। और जनरली तट क्या हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर इतना पानी नीचे उतर चुका होगा। तो जब भी आप किसी भी कोस्टल एरिया पर खड़े रहें और अचानक से पानी पीछे की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, और मतलब 5-10-5-1 मिनट में पानी बहुत सारा खाली हो गया और बहुत दूर तक तट साफ हो गया, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि सुनामी की चेतावनी है। तो जब भी तट पे से पानी बहुत तेजी से, बहुत तेजी का मतलब बहुत तेजी से खाली होकर पीछे तट तक चले जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हमारा सुनामी का आने का एक अंदेशा होता है। ज्वार भाटा इससे अलग है, ज्वार भाटा अलग है, ये 12-12 घंटे में होने वाली प्रक्रिया है ज्वार भाटा।
ठीक है। तो ज्वार भाटे में एक समय पे पानी धीरे धीरे चढ़ता है 12 घंटे में, और फिर 12 घंटे में उतरता है। तो ऐसे 12-12 घंटे के शिफ्ट में क्या होता है, पानी चढ़ता उतरता रहता है। इस हिसाब से क्या होगा, ज्वार भाटा, सबसे पहले ध्यान रखना, ज्वार ज्वार भाटा, या फिर इसको बोलते हैं टाइड और एब, है ना, ये दोनों चीजें। और जो हमारी सामान्य लहरें आती है वो इससे अलग है, सुनामी से। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, सुनामी से ये चीजें अलग है ना। आई होप आपको यहाँ पर, यहाँ तक की आपको समझ में आई होगी सब चीजें। देखिए, अब क्या होता है, सुनामी क्या होती है, सुनामी जो होती है वो सीरीज ऑफ वेव, मतलब जो तरंगे होती है या फिर लहरें होती है, लहरों की सीरीज होती है जो आती ही रहती है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, ये लहर भी जो यहाँ पर है वो जब कोस्टल एरिया पर पहुंचेगी, तट पर पहुंचेगी, तो इतनी ही बड़ी हो जाएगी ये वाली लहर। फिर जब ये पहुंचेगी तब भी वो तट पर, क्योंकि तट यहाँ पर से क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और इतना पानी तो ऊपर उठा ही हुआ है, तो उस हिसाब से पानी यहाँ पर भी उतना उठा हुआ है, और उस हिसाब से पानी यहाँ पर भी उतना उठा हुआ है। ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये सुनामी जो होती है, सामान्य जो लहरें होती है, जो किससे जनरेट होती है, हवा से, है ना, हवा से जो लहरें बनती है उसकी तुलना में ये अलग होती है। ठीक है, और इनका पीरियड भी अलग होता है, मतलब अलग अलग थोड़ी थोड़ी रुक रुक के लहरें आती है, एक लहर आ गई फिर थोड़ी रुक के दूसरी लहर आई, और इसमें सीक्वेंस चलता ही रहता है। सुनामी में एक बड़ी लहर आई फिर दूसरी बड़ी लहर आई, ऐसे लहरों के थपेड़े से पानी कोस्ट के अंदर तक भरा जाता है। ठीक है, जैसे ही शैलो वाटर में चली जाती है तो क्या हो जाती है ना, इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, शैलो वाटर तक पहुंचते पहुंचते इनकी तरंगों की संख्याएं बढ़ जाती, बहुत तेजी से तरंगे बनने लगती है, और ये तट की तरफ, अंदर की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, यदि हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो ये 500 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है ना, 500 किलोमीटर तक के इलाके में क्या हो सकती है, ये फैल सकती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स है, यदि आप इसको मेंस में लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका तरंग दैर्घ्य 500 किलोमीटर होता है, 2 घंटे तक हो, है ना, 10 मिनट से 2 घंटे की अवधि तक ये चल सकती है ना, इतने समय तक पानी अंदर की तरफ कोस्ट में आ सकता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम इसे। देखिए, अब क्या होता है, जैसे जैसे जो हमारी लहरें होती है, जैसे जैसे हमारी लहरें होती है जो तट की तरफ आती जाती है, इनकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे लहरें किस तरफ आती जाती है, तट की तरफ आती है, इनकी स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ में रहती है उतनी ज्यादा तेजी से क्या हो जाएगा, पानी ट्रेवल करेगा। लेकिन जैसी कोस्ट की तरफ आती है तो कोस्ट क्या हो जा रहा है, शैलो होता है, कोस्ट शैलो होता है और इसका स्लोप होता है। देखिए यहाँ पर कोस्ट क्या होता है, शैलो होता है और स्लोप होता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, प्लस यहाँ पर फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है ना, वाटर और सरफेस के बीच में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे कोस्ट की तरफ जाएगा तब क्या हो जाएगी, जो मीन सी लेवल है वहां पर से क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी वाटर की, यही क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मूव करेगी, जितनी क्वांटिटी यहाँ पर पानी की ऊपर उठी है यही क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इस तरफ मूव करने लगेगी यहाँ पर। अब क्या हो जाएगी, ये कोस्टल एरिया में नीचे की तरफ फर्स्ट थिंग हो जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी वाटर क्या होता जाएगा, शैलो होता जाएगा, पानी उथला होता जाएगा, है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जैसे जैसे सुनामी चढ़ती जाएगी उथला हो जाएगा, प्लस इसको ऊपर की तरफ, कोस्ट पे ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, इसलिए भी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पर फ्रिक्शन भी होगा, वाटर और सरफेस के बीच में बहुत सारे पत्थर होते हैं, चट्टाने होती है, वो सब कोस्ट की तरफ जाने से इसको रोकेगी, है ना। तो क्या होता है, गहरे समुद्र में जब अंदर हम समुद्र में गहराई में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, सुनामी की ज्यादा होती है, और जैसी कोस्ट की तरफ जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम यहाँ बात करें 1000 मीटर की डेप्थ पे कितनी स्पीड होगी, 350 किलोमीटर पर आवर, और जब वो 6000 मीटर की गहराई में होगी उसकी स्पीड हो जाएगी कितनी, 850 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई जहाज, है ना, यदि हम सिंपल सी बात करें, यदि कोई जहाज है या नाव है, वो क्या है, यहाँ पर ओशन में खड़ी हुई है ना, तो क्या वो सुनामी को के बारे में फील कर सकती है क्या, कि सुनामी आ रही है, क्योंकि ये जो बोट्स और क्या होते हैं, शिप होते हैं, ये तो पहले ही वेव के ऊपर ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो इनको पता चलेगा क्या कि सुनामी आ रही है, नहीं। तो हम शिप से या फिर किसी नाव से पता नहीं लगा सकते कि हमारी सुनामी आ रही है ना, वो कभी भी पता नहीं कर सकते कि सुनामी आएगी, है ना। जैसे ही शैलो वाटर में पहुंचती है ना, शैलो वाटर में पहुंचती तो उनका क्या बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पर
समझिए कि एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या होगा, जैसे एक वेव है, वेव को मैं बोलता हूँ ये, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पर एक साइकिल पर सेकेंड, ये एक साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये कितना हाई जा रहा है, कितना हाइट तक ये जा रहा है, कितना प्लस में जा रहा है, कितना माइनस में जा रहा है, प्लस में और माइनस में कितना जाता है, उसी हिसाब से। जैसे ये देखिए यहाँ पर तट पर अभी क्या है, थोड़ी सी कम ऊंचाई पर है, और जैसे जैसे तट की तरफ बढ़ती तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। ये देखिए पॉजिटिव में कितनी ऊपर तक जा रही है, अभी ये जनरली यहाँ पर क्या है, इतनी ऊंची है, फिर और ऊंची और ऊंची ऊंची होती हुई क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी, और आगे और जाएगी तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। और एम्पलीट्यूड में क्या होती है, पावर। एम्पलीट्यूड ही किस चीज को, शक्ति को बताता है। एम्पलीट्यूड किस चीज को डिनोट करता है, पावर को या शक्ति को डिनोट करता है ना। जनरली ये 20 मीटर से लेकर 30 मीटर की हाइट तक पहुंच जाती है मीन सी लेवल से, है ना। सामान्य सामान्य समुद्री जो लाइन होती है ना, जिसको हम मानते हैं ना मीन सी लेवल, है ना, मीन सी लेवल बोलते हैं, है ना। समुद्र तल से सामान्य रूप से कितना हो जाती है, 20 से 30 मीटर की ऊंचाई पर हो जाती है, मतलब ये बहुत ऊंची हाइट है ना। उस हिसाब से ये सामान्य लहरों से बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है। सामान्य लहरें जो होती है 1-2 मीटर बस इतनी होती है ना, और उसके ऊपर थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, जब पानी में थोड़ा सा तूफान उफान आया होता है ना, तो लहरें थोड़ी और इससे ऊंची हो जाएगी। लेकिन जब सुनामी आती है तो 20 से 30 मीटर की ऊंचाई तक ये लहरें चली जाती है हमारी। ठीक है, समझ में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ती है, और जैसे ही गहराई कम होती है ना, डेप्थ कम होती है, गहराई कम होती है और कोस्टल की तरफ आती है, तो सुनामी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आप बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम सुनामी की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम देखते हैं। ठीक है, सुनामी जो होती है एकदम मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है अचानक, है ना। हम जिस चीज को बोलते हैं अचानक से, जैसे बिजली का चमकना, है ना, बिजली चमकती है तो अचानक से बिजली चमक जाती है और हमको एक लाइटनिंग दिखाई देती है। वैसे ही क्या होता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक या अर्थक्वेक आता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही अर्थक्वेक आता है, तो प्लेट टेक्टोनिक की जैसी रिएक्शन होती है ना। तो अभी तो नॉर्मल है, थोड़ा सा क्रैक आया, यहाँ पर थोड़ा और क्रैक आया, और अचानक से क्या हो गई, प्लेट्स मूव कर गई, है ना। और अचानक से प्लेट क्या हो गई, मूव कर गई, जिसके कारण क्या हो जाता है, पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है, और ये लहरें क्या हो जाती है, तेजी से फ्रीक्वेंटली मूव करने लगती है, किस तरफ, कोस्टल की तरफ, है ना, तट की तरफ अचानक से मूव करने लगती है। ठीक है, तो सुनामी क्या हो जाता है, एकदम अचानक से आने वाला हैजार्ड। ठीक है, आपदा आ जाती है इससे, है ना। ऐसी आपदा है जो अचानक से आ जाती है, इसका कोई नोटिस नहीं होता है कि कभी भी आ सकती है। एट प्रेजेंट भी हम बोले कि अर्थ के नीचे कहीं ना कहीं, अर्थ के नीचे कहीं ना कहीं टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, और उसके कारण अभी भी कहीं ना कहीं सुनामी का इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो लहरें छोटी होती है ना। हमेशा कहीं ना कहीं सुनामी का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो लहरें थोड़ी छोटी होती है, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्या हो जाती है ना, बहुत सारी तरंगे आती है, जैसे हम यहाँ पर बात कर चुके हैं इसके पहले कि बहुत सारी तरंगे एक साथ तट की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, ये तरंगे जैसा हमने पहले ही बताया कि जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे किस तरफ जाती है, चारों तरफ जाती है। वैसे ही जैसे यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होगी तो ये तरंगे किस तरफ जाएगी, तट की तरफ भी जाएगी पानी की तरंगे, और समुद्र में अंदर की तरफ भी जाएगी। दोनों तरफ ये तरंगे समान रूप से सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैल जाती। लेकिन जहां पर पानी क्या हो जाता है, उथला हो जाता है, वहां पर ये तरंगों की हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे तरंगों की हाइट बढ़ जाती है तो ये हमारे भूमि क्षेत्र में अंदर की तरफ आ जाती है। जैसे ही हमारे लैंड एरिया में अंदर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैजार्ड होगा, बहुत सारे ट्रीज और हमारे कोस्टल एरिया पर रहने वाले बहुत सारे घर तबाह हो जाएंगे। बाकी हमारा इसके आसपास एग्रीकल्चरल लैंड भी होता है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब चीजें। ठीक है, तो ये हमारे सुनामी की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में चली जाती है, सीरीज होती है वेव की, मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है। सुनामी का कोई सीजन नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, कोई सीजन नहीं होता। हो सकता है ठंडी के मौसम में आ जाए, गर्मी के मौसम में आ जाए, बरसात में आ जाए, कभी भी सुनामी आ सकती। जब अर्थक्वेक आएगा, जब प्लेट टेक्टोनिक होगी, तब सुनामी आ सकती है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल भी नहीं है ना, इनको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि जैसे एक सुनामी अब आई है तो अगली सुनामी एक और बाद आएगी। ठीक है, इसके बाद कब आएगी सुनामी, बस हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं उस जगह पर कि इस जगह सुनामी आ सकती है, बस।
यही अंदाजा लगाया जा सकता है एक छोटा सा, कि इस जगह आ सकती है और इस जगह नहीं आ सकती है। बस इसी चीज का अंदाजा हम लगा सकते हैं सुनामी को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई मौसम नहीं होता सुनामी का, कभी भी सुनामी आ सकती है। ठीक है, कुछ और विशेषताओं की तरफ चलते हैं। ठीक है, सभी सुनामी एक समान नहीं होती है ना, सभी सुनामी एक समान नहीं होती है। जैसे कि इधर की तरफ राइट वाले डायग्राम में हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सुनामी की उत्पत्ति होती है और ये लहरें क्या होती है, तेजी से जाती है, ये जाकर तटों पर टकराती है ना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ सुनामी की उत्पत्ति हुई है ना, और ये भारत के तट पर यहाँ पर टकराई, फिर है ना केरल में यहाँ पर क्या, यहाँ पर श्रीलंका में, फिर यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स पर, अब यहाँ तक भी इसका प्रभाव पड़ा। तो ये सुनामी डिपेंड करती है कि वो कहाँ तक जाएगी और कितना इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव कितना है। उस आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक प्रभावित करेगी। ठीक है, और सभी सुनामी क्या हो जाती है, अलग होती है। सभी सुनामी क्या होती है, अलग होती है, याद रखिएगा, सभी अलग होती है और उनका प्रभाव भी क्या होता है, अलग होता है। सभी सुनामी अलग होती है और उनका प्रभाव भी, इफेक्ट भी उनका अलग अलग होता है। हर कोस्ट पर उनका इफेक्ट अलग होता है। जैसे यहाँ पर यहीं जनरेट हुई है तो यहाँ पर इंडोनेशिया और इस वाले इलाके में ज्यादा प्रभाव होगा, या बांग्लादेश वाले में प्रभाव होगा, भारत के इस कोस्ट पर प्रभाव होगा, लेकिन इस कोस्ट पर प्रभाव होगा क्या, इस कोस्ट पर प्रभाव नहीं होगा। यहाँ ये इससे बहुत दूर हो जाते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर हो जाता है, तो यहाँ पर प्रभाव क्या होगा, लगभग ना के बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ी सी हलचल होगी, पानी में थोड़ी सी लहरें आएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, हर कोस्ट पर अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, कहीं पर बहुत ज्यादा बहुत बड़े एरिया में करती है और कहीं कहीं पर छोटे छोटे एरिया में ही ये प्रभावित करती है। ठीक है, जो सुनामी होती है, अधिकतम सुनामी की जो बात करें, जितनी भी सुनामी आती है वो क्या होती है, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक से जनरेट होती है, अर्थक्वेक से जनरेट होती है। जैसे हमने जापान की सुनामी के बारे में बात करी, जापान में जो सुनामी आई थी जिसके कारण क्या हुआ था, फुकुशिमा जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है वो पूरा तबाह हो गया था, है ना। तो वो तबाह हो गया था, तो जापान वाले एरिया में हो गया था। ठीक है, उस आधार पर क्या हुआ, भारत के इस क्षेत्र में जब सुनामी आई थी, केरल वाले क्षेत्र में जब इस क्षेत्र में सुनामी आई थी तो केरल वाले ये क्षेत्र डूब गया था। लेकिन दोनों चीजें अलग थी और दोनों ने अलग तरीके से प्रभावित करा। ठीक है, अब देखिए, सुनामी अर्थक्वेक से तो आती ही है, ये याद रखिए, सुनामी अर्थक्वेक के कारण तो आती है, लेकिन सभी अर्थक्वेक से सुनामी नहीं आती है, ये भी याद रखें कि हर अर्थक्वेक से सुनामी नहीं भी आती। जैसे हम अर्थक्वेक जोन की बात करें तो ये जो हिमालयन रीजन है ये पूरा अर्थक्वेक जोन है, ये अर्थक्वेक जोन है। यहाँ पर मेडिटेरियन सी आ जाता है, ये अर्थक्वेक जोन है। यहाँ पर ये फॉल्ट वैली जा रहा है, ये फॉल्ट एक वैली बनी हुई है बहुत बड़ी फॉल्ट की, यहाँ पर नील रिवर निकल रही है ना। तो ये क्या है, ये सब अर्थक्वेक जोन। यदि अर्थक्वेक कहाँ आता है, नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसके कारण सुनामी आई थी क्या, नहीं आई थी। उसके पहले हिमालय वाले क्षेत्र में अर्थक्वेक आया था, उससे सुनामी आई थी क्या, नहीं। 2001 का हमारा भड़ुच वाला भूकंप, उसके कारण सुनामी आई थी, नहीं आई थी। ठीक है, तो हमेशा भूकंप से सुनामी आए, क्या हमेशा भूकंप आया तो सुनामी आएगी ही, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन सुनामी का मुख्य कारण, जो मेजर रीजन हम रीजन बताते हैं, वो क्या है, हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से ही प्रमुख रूप से हमारी सुनामी देखी जाती है। ठीक है, जो सुनामी जनरेट होती है वो किसी कारण होती है, पृथ्वी की हलचल के कारण होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो यहाँ पर इपी सेंटर आपको दिखाई देगा कि ये यहीं पर ही इपी सेंटर होगा और यहीं समुद्र के नीचे से इंपैक्ट हुआ है, समुद्र के नीचे से इंपैक्ट हुआ है। तो जहां पर इपी सेंटर होगा वहां पर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। देखो यहाँ से सुनामी निकली और ये सब जगह धीरे धीरे क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है, ये फैलती जा रही है ना। ये जैसे जैसे फैलती जा रही है और क्या हो रहा है, तो आपको ईपी सेंटर पता चल गया है कि ईपी सेंटर यहाँ है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से होंगे, भारत होगा, इंडोनेशिया होगा, म्यांमार होगा, म्यांमार वाला कोस्टल एरिया होगा, और यहाँ पर ये सब चीजें, श्रीलंका होगा, है ना। यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स है वो प्रभावित होंगे। तो ईपी सेंटर पृथ्वी के उससे जो भी हमारा लैंड एरिया है, जो भी हमारा कॉन्टिनेंट है, उससे जितना पास आपका ईपी सेंटर होगा उतना ज्यादा प्रभावित होगा। ईपी सेंटर जितना दूर होगा, जितना ईपी सेंटर दूर होगा उतना सुनामी का इफेक्ट कम होगा। फिर भी ये बोला जाता है, जो जापान में सुनामी आई थी, जापान में सुनामी आई थी, वो कोस्टल एरिया से लगभग 500 किलोमीटर दूर आई थी,
कोस्टल एरिया से लगभग 500 किलोमीटर दूर रही थी, और उसका जो फोकस था वो फोकस लगभग बहुत नीचे माना जाता है। फोकस लगभग नीचे माना जाता, 3 से 8 किलोमीटर लगभग, मैं भूल गया थोड़ा सा यहाँ पर, इतना तो दूर है, जापान से 500 किलोमीटर तो दूर था, लेकिन उसका फोकस 3 से 8 किलोमीटर और नीचे था। ठीक है, तो इस आधार पर क्या हुआ, सुनामी का इफेक्ट सभी जगह अलग अलग दिखाई देता है हमको। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, है ना, जो हमने सुनामी की देखी कि सभी जगह इंपैक्ट अलग अलग प्रकार से होता है। अर्थक्वेक से जनरेट होती है, लेकिन सभी अर्थक्वेक से नहीं होती है ना, वेव्स होती है। ईपी सेंटर का ज्यादा इफेक्ट होता है कि ईपी सेंटर कहां पर है। यदि ईपी सेंटर बहुत दूर है तो सुनामी का इफेक्ट कोस्टल एरिया पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आए यहां तक? ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सुनामी से रिलेटेड बहुत सारे हमने देखे, तो ये सभी आप मेंस वाले में पॉइंट में लिखे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, जब डेप्थ में जाते तो स्पीड बढ़ जाती है, और ये बाकी वही पॉइंट हमारे यहाँ पर देखने को मिले हैं हमको। ठीक है, 30 मीटर तक इसकी हाइट हो जाती है ना, और बहुत सारी पीरियोडिक वेव्स चलती है, और वेव के बाद वेव आती रहती है ना, और ये सब चीजें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें हम देखेंगे, देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुनामी किस किस कारण से जनरेट होती है, किस किस कारण से सुनामी की उत्पत्ति होती है। हमने एक कारण तो हमको सभी को पता है कि एक अर्थक्वेक तो कारण है ही, है ना। तो क्या हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर है जिनके कारण क्या हो जाता है, हमारी सुनामी आती है। तो अर्थक्वेक तो उसका फैक्टर है, हम उसको भी तो देखेंगे ही देखेंगे। उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, अंडर वाटर एक्सप्लोजन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, मीटरॉइड इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब भी किसके कारण बनते हैं, सुनामी के कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण है हमारा क्या, अर्थक्वेक। सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, अर्थक्वेक सबसे पहला और मेजर कारण है। लगभग यदि हम बात करें कि 95 से 98% सुनामी जो जनरेट होती है वो किसके कारण होती है, अर्थक्वेक के कारण होती है ना। अर्थक्वेक के कारण ये सुनामी जनरेट होती है। ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, सी फ्लोर में, ये सी फ्लोर है, देखिए यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट है और ये ओशियन है। ठीक है, तो हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट में तो होगा, तो क्या होगा, सिर्फ अर्थक्वेक आएगा। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है कहां पर, ओशनिक प्लेट में, यहां पर आपको दिख रहा है कि एक प्लेट कहां जा रही है, नीचे, और एक प्लेट क्या हो रही है, ऊपर। जिसके इंपैक्ट से क्या हो गया है, यहाँ पर वाटर, ये देखिए वाटर लेवल नॉर्मल तो ये था, ये नॉर्मल वाटर लेवल है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, अर्थक्वेक का इंपैक्ट हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, इसने पानी को ऊपर की तरफ पुश कर दिया, जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी लहरें किस तरफ जाने लगी, तट की तरफ जाने लगी, और यही क्या बन गई, हमारी सुनामी। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा अर्थक्वेक, जिसके कारण हमारी सुनामी आती है। ठीक है, सबडक्शन बाउंड्री किसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा है, यहाँ देखिएगा, ये जो हिस्सा है जहां पर क्या होती है, दोनों प्लेट क्या होती है, एक दूसरे से मिल रही होती है, तो इनके बीच का ये जो हिस्सा होता है, ये हॉलो रीजन, ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं सबडक्शन, है ना, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन, है ना। सबडक्शन जोन हिंदी में भी याद रखिएगा, एज इट इज सेम है। ठीक है, तो ये सबडक्शन जोन होता है। ठीक है, अब देखो, जो सुनामी की हाइट होती है, सुनामी का जो इम्पैक्ट, सबसे पहले हम बात करें हाइट, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर। सबसे पहले अर्थक्वेक के ऊपर, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के ऊपर, फिर उसके बाद होता है, यहाँ पर देखिए, ईपी सेंटर, ईपी सेंटर कहां पर है, और फोकस कितना डेप्थ में, फोकस कितना डेप्थ में। अब देखिए समझते चलते हैं, यहाँ पर फोकस यदि बहुत नीचे, देखिए यहाँ पर जहां से शुरू हुई, ये जो यहाँ पर हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये फोकस है, यहां से शुरू हुई, और सबसे पहला इंपैक्ट कहां पर होगा, यहीं पर होगा। ठीक है, तो उसके कारण फोकस कहां पर है, इपीसेंटर कहां है, और ये कोस्टल एरिया से कितना दूर है, कोस्टल एरिया से ये कितना दूर है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी सुनामी का इंपैक्ट कितना होगा। तो मेजर इंपैक्ट में सबसे पहला पॉइंट था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से हमारी सुनामी की उत्पत्ति होती है, सुनामी की उत्पत्ति अर्थक्वेक से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं भूकंप से होती हुई उत्पत्ति, है ना। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारा, अंडर वाटर एक्सप्लोजन। अंडर वाटर एक्सप्लोजन, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामान्य रूप से क्या होता है, पहले जो जैसे अमेरिका हो गया और अदर कंट्रीज हो गई, अमेरिका हो गया, अदर कंट्री, रशिया हो गया, है ना, इन्होंने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा, इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जब करा,
तो सबसे सूटेबल जगह उनको क्या लगी, ओशन। ओशन में करा, ओशन में जैसे ही करा तो उन्होंने ओशन में सी फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर, है ना, सी फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लोजन करा। अब सी फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सप्लोजन करा तो उसके कारण क्या हुआ कि पानी इस लेवल तक तो था ही, तो जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो पानी क्या हुआ, ऊपर की तरफ पुश हुआ। पानी क्या हुआ, तेजी से ऊपर की तरफ पुश हुआ, क्योंकि एक्सप्लोजन से जितना भी इम्पैक्ट निकलता है वो बाहर की तरफ आएगा। जितना भी इम्पैक्ट हुआ वो सब बाहर की तरफ निकलेगा, जितनी भी गैसेस होती है सब बाहर की तरफ आई, और उसने पानी को क्या कर दिया, बहुत ऊंचाई तक ऊपर उछाल दिया। उस पानी के उछलने के कारण क्या हुआ, ये लहरें जनरेट हुई। तो हमारे किसके कारण, अंडर वाटर एक्सप्लोजन, मतलब ये क्या है, मैन मेड, है ना, मैन मेड सुनामी है ना, मानव निर्मित सुनामी है, जो किसके कारण हुई, अंडर वाटर एक्सप्लोजन के कारण हुई। ठीक है, तो ऐसा यूएस ने करा था, है ना, कब 1940 से 50 के बीच में, है ना, बहुत सारे एक्सप्लोजन्स करे और वहां पर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी लहरें कोस्टल एरिया पर आई, जिसे हमने अंडर वाटर एक्सप्लोजन जनरेटेड सुनामी कहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वॉल्केनिक इरप्शन। देखिए वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी हमारे दो टाइप से होते हैं। देखिए वॉल्केनिक इरप्शन में देखेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा, वहां पर वॉल्केनो देखने लगेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब मैं आपको और बताऊंगा। देखिए एक इरप्शन होता है कहां पर, दोनों को समझेंगे हम धीरे धीरे। एक इरप्शन होता है अंडर वाटर, एक इरप्शन को ये मान के चलो ये एक वॉल्केनो है जो कहां पर है, जो है वाटर के अंदर। अब जैसे इसमें एक्सप्लोजन होगा, है ना, अंडर वाटर एक्सप्लोजन होगा किसमें, वॉल्केनो में। अब ये नेचुरल प्रोसेस होगी, वॉल्केनिक इरप्शन तो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है हमारी। तो जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ का वाटर डिस्प्लेस होगा। जैसे वाटर डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा, वो कोस्ट की तरफ जाएगा, है ना। पहला कारण, जब भी अंदर की तरफ क्या होता, अंडर वाटर एक्सप्लोजन होता। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर हम देखते हैं कि यदि वॉल्केनो कहां पर है, यहाँ पर कोस्टल एरिया पर, वॉल्केनो कहां पर है, कोस्टल एरिया पर है, और जैसे इसमें एक्सप्लोजन होगा, है ना, अंडर वाटर जैसे क्या, हाँ बाहर की तरफ कोस्टल एरिया पर जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो इससे क्या निकलेगा, बहुत सारा मैग्मा निकलेगा और बहुत सारा मटेरियल निकलेगा। और वो मटेरियल किस तरफ जाएगा, मटेरियल जाके सीधे क्या कहाँ गिरेगा, ओशन में। यदि बहुत बड़े बड़े टुकड़े निकले और जाकर कहाँ पर गिरे, सीधा ओशन में गिरेंगे, तो ओशन में बड़ी बड़ी लहरें उठेगी। अगले चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको कितने बड़े बड़े वॉल्केनो होते हैं। वॉल्केनो भी इतना छोटा सा नहीं है, जितना भी मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टूट कर गिरेगा, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ से लहरें जनरेट होगी, और ये तेजी से लहरें किस तरफ जाएगी, कोस्टल एरिया की तरफ जाने लगेगी, और इससे भी एक छोटी सी सुनामी की उत्पत्ति की संभावना होती है। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी सुनामी के उत्पन्न करने का कारण होगा। बहुत कम, है ना, बहुत ही कम प्रभाव होता है इन दोनों का। पानी के भीतर विस्फोट भी कर दो, है ना, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से भी दोनों का प्रभाव इसका बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी लैंडस्लाइड की। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन में हमने बोला, है ना, भूस्खलन या लैंडस्लाइड। देखिए अब क्या है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा हिस्से में ये लैंड एरिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिट्टी यहाँ पर लगी हुई है ये। अब क्या होता है, लैंडस्लाइड जनरली ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है, धीरे 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 यहाँ पर ये जितना भी स्ट्रक्चर होता है ये लूज हो जाता है। ये जितना भी स्ट्रक्चर होता है ये क्या हो जाता है, लूज हो जाती है, चट्टाने क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। जैसे ढीली पड़ जाती है और क्या होती है, लहरों के निरंतर यहाँ पर थपेड़े पड़ते पड़ते रहते हैं इसके ऊपर। जैसे ही लहरें पड़ती रहती है, चट्टाने ढीली हो जाती है, तो ये हिस्सा पूरा क्या हो जाता है, ढह जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे यहाँ से टूटकर यह हिस्सा पूरा नीचे गिर गया। इससे क्या हो जाता है, पानी के ऊपर एक क्या हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ उछलता है। यदि कोस्ट के इस हिस्से पर क्या हुआ, पानी ऊपर की तरफ उछला, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आगे जाकर किसी अदर कोस्ट पर भी जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट इस तरफ भी पड़ेगा। क्योंकि हम पानी के अंदर कुछ भी डालते हैं तो वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे आपने वो थ्रस्टी को क्रो वाली कहानी सुनी, धीरे 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 कुछ चीजें डालते जाओ तो लेवल बढ़ता है। तो अचानक से किसी एक हिस्से में बहुत बड़ा हिस्सा, ये छोटे से हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कोस्टल एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो गया, पानी के अंदर गिर गया। जैसे ही पानी के अंदर गिर गया तो क्या होगा, पानी उछलेगा वहां से, तो पूरे कोस्ट पे क्या आ सकती है, एक बाढ़ जैसी आ सकती है, और वो बाढ़ लहरों के कारण आएगी। और वो लहरों के कारण आने वाली बाढ़ क्या हमारी कहलाएगी, सुनामी कहलाएगी, जो किसके कारण आई, लैंडस्लाइड या भूस्खलन के कारण आई, है ना। तो ये एक एक चीज ऐसी भी हो रही है, जैसे अपन अंटार्कटिका पे देखेंगे,
है ना। अंटार्कटिका पे क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्लेशियर जमे हुए, बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर जमे हुए। अब क्या होता है, अब वैसे हमको यहाँ तक इम्पैक्ट पता नहीं चलता है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग में ये हिस्सा क्या होगा, यहाँ पर से पिघल गया और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा। ये पूरा हिस्सा, ये बहुत बड़ा हिस्सा, ये बहुत ही बड़ा ह्यूज, ठीक है। ये इतना बड़ा हिस्सा है, जैसे ही ये पानी के अंदर गिरेगा तो ये बहुत बड़ी लहर पैदा करेगा, ये बहुत बड़ी लहर पैदा करेगा और यही सुनामी। यदि हम अंटार्कटिका हमारे पास में ही होता कॉन्टिनेंट्स के, तो वहां पर हम इस प्रकार के सुनामी उनको फील करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका बहुत दूर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते लहरों की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ना, उनकी कुछ विस्कोसिटी होती है, उसके कारण लहरें धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड से भी हमारे क्या आते हैं, अर्थक्वेक की उत्पत्ति, सॉरी अर्थक्वेक नहीं, हमारी सुनामी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। मीटियोराइड इम्पैक्ट, जैसे ये तो बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर वाली कंडीशन में है कि ऊपर से आकर एक उल्का पिंड आकर गिर जाए, है ना, हमारे स्पेस से आकर एक उल्का पिंड कहाँ गिर जाए, सीधे ओशन में गिर जाए। और जैसे ही ओशन में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो कैसा होता है, पानी एकदम तेजी से दूर की तरफ उछलता है, वैसा ही जैसे ही ओशन में एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, पानी तटों की तरफ बहुत तेजी से बहेगा, इधर भी और ओशियन में अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सुनामी के आने का खतरा होगा। जैसे बहुत बार बोला गया कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा अगर पृथ्वी पर गिरने वाला है तो हम उसको ऐसा करें कि वो किसी कॉन्टिनेंट वाले हिस्से पर ना गिरे, कहीं ओशन वाले हिस्से में गिरे, तो इससे क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट कम होगा, है ना, मान हानि थोड़ी सी कम होगी, है ना। तो इसको हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन हम उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, रॉकेट लगाकर रॉकेट से उसको डिस्ट्रॉय कर दें, टुकड़े कर दें, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवी में आपने इसको देखा होगा, ठीक है। तो ऐसा करके, तो ऐसा कभी कोई हिस्सा कहीं पर गिरता है तो क्या होगा, वहां पर सुनामी आने की खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिको वाले इलाके में और यूनाइटेड स्टेट के आसपास वाले इलाके में ऐसा कुछ देखने को मिला था, जो उल्का पिंड के कारण हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इम्पैक्ट हमने देखे, है ना। अब अपन देख लेते हैं इसका निम्नीकरण के प्रभाव या फिर मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। मिटिगेशन मेजर्स मतलब क्या करें, हम कैसे रोकें इसको, हम इसको कैसे रोकें जिसके कारण क्या हो, सुनामी ना आए, ठीक है, देखते हैं हम, ठीक है। इसके लिए सिंपल से मेजर्स है ना। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहले तो प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग का सबसे पहले इफेक्ट ये होता है, क्या हम गुजरात में जाके प्लानिंग करेंगे, क्या गुजरात में सुनामी के लिए प्लानिंग करेंगे क्या, नहीं, गुजरात में प्लानिंग इसलिए नहीं करेंगे, गुजरात के कोस्टल एरिया थोड़ा सा सेफ है ना, गुजरात का कोस्टल एरिया थोड़ा सा सेफ है उसके कंपैरिजन में, जो हमारा, मैं यहाँ इंडिया बना देता हूँ, ये अच्छे से बना लेते हैं हम थोड़ा सा, देखिए ये इंडिया है, तो इंडिया के ये वाले जो कोस्ट यहाँ तक है, बॉम्बे वाले कोस्ट तक, ये थोड़े से सेफ है। यहाँ से जो शुरू होता है ना, ये केरल कोस्ट है, ये वाला केरल कोस्ट है हमारा, तमिलनाडु कोस्ट है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है ना, ये अंदर जाते हुए कोस्ट ये भी थोड़े से सेफ हो जाते हैं, है ना, उड़ीसा तक के कोस्ट थोड़े सेफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी, है ना, तमिलनाडु का और केरल का ये दोनों कोस्ट क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो सबसे प्लानिंग में सबसे पहले ये देखना होता है कि प्लानिंग किस जगह के लिए की जाए, ठीक है। प्लानिंग किस जगह के लिए की जाए, तो सबसे पहले हुई प्लेस, है ना, प्लेस देख ली कि प्लेस कहाँ, उसका बाद इम्पैक्ट देखें कि उस प्लेस पे इम्पैक्ट कैसा होगा, फिर वहां पर स्ट्रक्चर देखें कि वहां पर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, ठीक है। फिर वहां पर क्या बोले कि हम फैसिलिटी कितनी जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, कितनी जल्दी कोस्ट को खाली करवा सकते हैं, कितनी जल्दी लोगों को निकाल सकते हैं वहां से, वो सब फैसिलिटी हमको देखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, इफेक्टिव प्लानिंग। यदि सुनामी आ भी गई तो वहां पर राहत कार्य कैसे पहुंचाया जाएगा, राहत कार्य कितनी जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाएगा, और कंडीशन वापस नॉर्मल कितनी जल्दी हो जाएगी, है ना। यही क्या होती है, हमारी इफेक्टिव प्लानिंग होती है, ठीक है। जैसे जापान ने क्या बना रखा है, वॉल्स बना रखी है, जापान ने क्या बना रखी है, वॉल्स बना रखी है, जो कि इसको करती है, सुनामी को रोकती है। ऐसी ही वॉल बनाई जाए, जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखिए, वहां पर जो बैठे हुए होते हैं पत्थर के ऊपर, ऐसे कुछ तिकोने पत्थर लगे हुए रहते हैं, है ना, ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं वहां पर बहुत सारे,
ऐसे लगे हुए, है ना। उस मूवी में आपने देखा कि वहां पर ऐसे पत्थर लगे हुए पड़े, वो क्या करते हैं, जैसे ही लहरें आती है तो इन लहरों को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इन पत्थरों का लहरों को ब्रेक करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये भी याद रखिए कि वहां पर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या तो वहां पर क्या कर सकते हैं, एक वॉल बना सकते हैं। ऐसी वॉल बना दे जो क्या कर दे, और इन वॉल के आगे यही वाले पत्थर रखे रहेंगे, जो क्या करेंगे, इसको, सुनामी को ब्रेक कर देंगे। सुनामी को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे लहरों को, जिससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट अंदर की तरफ कम हो जाएगा। उसके अलावा जैसे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में एक ग्रामीण क्षेत्र ने क्या कर दिया है, यहाँ पर पूरे कोस्टल एरिया पे पूरी हरियाली ला दी है, हरियाली। और प्लस यहाँ पर कौन क्या चीज लगाई है, मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कैसे इलाके में बनते हैं, कैसे इलाके में पनपते हैं, जहां पर सॉल्ट वाटर होता है, जहां पर खारा पानी होता है, लेकिन खारा पानी बहुत ज्यादा खारा नहीं। कोस्टल एरिया पर खारा पानी जो होता है, जो हमारा सेलाइन वाटर होता है, वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर वाटर भी होता है, रिवर वाटर भी होता है, तो यहाँ पर सैलिनिटी थोड़ी सी कम होती है कोस्ट पर। ठीक है, तो रिवर वाटर भी यहाँ पर आता है, और ऐसे पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हमारे पेड़ पौधे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं मैंग्रोव्स। और मैंग्रोव्स को लगाते हैं तो ये पानी में गहरी जड़ें होती है, बहुत उलझा हुआ सा सेक्शन होता है ना। सबसे अच्छा ये देखने को मिलता है हमको सुंदरबन। सुंदरबन वाले इलाके में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, तो सुंदरबन को आप कभी भी देखेंगे तो वहां पर एकदम उलझे हुए से बहुत सारी जड़ें निकल रही है ना। तो हवा में इनकी जड़ें होती है, हवा से ही क्या खींचती है, ये ऑक्सीजन भी खींचती है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी खींचती है, और बहुत अच्छे सिंक होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के भी। ठीक है, तो ये वाले इलाके में यहाँ पर मैंग्रोव लगा दिए, मैंग्रोव लगा दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इससे हम सेफ हो गए। ठीक है, यहाँ पर रिलीफ और क्या करें, रिहेबिटेशन, वापस पुनर्वास करवाएं, है ना, और वहां पर रिलीफ, है ना, राहत कार्य जल्दी से जल्दी हो, और पुनर्वास वहां पर हो। इस चीज को भी हमको वहां पर ध्यान रखना है। तो निम्नीकरण के ये हमारे प्रभाव थे, है ना, कि कैसे हम उस क्षेत्र में क्या करें, इन सब चीजों को निम्न करें, या फिर कम से कम करें, कम करने के प्रभाव। क्योंकि यदि हम पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे तो हम उसको कम कर सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में यदि हमको लगता है कि सुनामी आने वाली है और आ सकती है, अर्थक्वेक एक्टिविटी या अदर एक्टिविटीज चल रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज एक्टिव है, तो हम उन कोस्टल उनको पहले से खाली करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हम लेकर चलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे एक संस्था के बारे में बात करते हैं, है ना। ये एक संस्था है ना, जिसे 1999 में बनाया गया, है ना। 1999 में इसको बनाया गया, और किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये काम करती है। जो नोडल एजेंसी, जो क्या है, नोडल एजेंसी है ना, टू प्रोवाइड द सुनामी, है ना। ठीक, हाँ सॉरी, जो क्या करती है, जो नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है, और सुनामी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है भारत में, है ना। तो याद रखिएगा, इन कॉइन्स, है ना, ये एक संस्था है ना, जो सभी चीजों को प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी ये काम करती है, जिससे क्या हो जाती है, हम हमारा जो तंत्र है उसको क्या बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, उससे निपटने की तैयारी कर सकते हैं, तंत्र को मजबूत बना सकते हैं, आपातकालीन स्थितियों का हम सामना कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करती है ये, सुनामी के मॉक मॉक ड्रिल्स जो होती है ना, कि जैसे तमिलनाडु में जैसे हमने बोला कि सुनामी आ सकती है, ऐसा एरिया है, तो हम वहां पर मॉक ड्रिल चलाएंगे कि यदि सुनामी आ गई तो कैसे हम राहत कार्य पहुंचाएंगे। तो वहां पर सभी चीजें इफेक्टिव रूप से की जाती है। ठीक है, तो वो भी ये कराती है ना। तो इन कॉइन्स मछुआरा, है ना, मछुआरा समुद्र के लिए, है ना, संभावित मत्स्य पालन क्षेत्रों की भी पहचान करता है, कि मछुआरों को कहाँ पर मछली ज्यादा मिलेगी, कहाँ से वो मछली पकड़ सकते हैं, उसके लिए भी ये हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, तो सुनामी से संबंधित जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इन कॉइन्स एक संस्था 1999 में बनी थी। ठीक है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है, नोडल एजेंसी है जो कि सुनामी के बारे में हमको जानकारी देगी। ठीक है, और उससे संबंधित और भी चीजों के बारे में बात करें, ये अन्य संस्थाओं के साथ भी काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के साथ भी काम करता है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई के साथ भी काम कर सकते, क्योंकि ये एविएशन से संबंधित है,
ये ऐसी चीजें हैं जिनके पास रडार फैसिलिटी है, जिनके पास सैटेलाइट फैसिलिटी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरफेस के अंदर कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, अर्थक्वेक एक्टिविटी हो रही है कहीं पर, और कहीं पर दूसरी एक्टिविटी हो रही है, कहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, तो उनके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है। और भारत ने अपना जीपीएस सिस्टम बनाया है जिसका नाम क्या रखा हुआ है, नाविक, है ना। जीपीएस सिस्टम बनाया है जिसका नाम रखा है नाविक। इसका जो बड़ा नाम था, है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसी का नाम क्या कर दिया है हमने, नाविक कर दिया है। जो क्या कर देता है, हमारे जीपीएस के जैसा वर्क करता है, जो सभी जगह ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि लोकेशन प्रोवाइड करता है सब जगह के लिए। ठीक है। तो उस प्रोग्राम को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है और इससे भी हेल्प लेता है, क्योंकि हमको जनरली चीजें कहां से पता चलेगी, इसरो के सैटेलाइट से। इसरो के सैटेलाइट जो होते हैं स्कैनिंग सैटेलाइट होते हैं, है ना, है ना, वही हमको पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं वही स्कैनिंग करके हमको क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, और वही इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और हम एरिया को सेव करेंगे। ठीक है। तो अन्य संस्थाओं के साथ भी ये इनकॉइंस काम करता है। ठीक है। चलिए देखिए, अब अपन देख लेते हैं सुनामी के कौन कौन से जोन है ना, और कौन कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको सब दिख रहा है, यहाँ पर इंडिया है, ये अफ्रीका है ना, एशिया आ गया हमारा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। डायग्राम इस इलाके में इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि ये है रिंग ऑफ फायर, ये हमारा रिंग ऑफ फायर। ये सभी जगह क्या है, यहाँ पर वॉल्केनो है, यहाँ सभी जगह क्या है, वॉल्केनो है, अर्थक्वेक भी यहीं आते हैं और सुनामी भी यहीं आते हैं। जो तीनों सबसे बड़े बड़े डिजास्टर की हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें कि वॉल्केनो, फिर उसके बाद आता है अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक से आती है सुनामी। ये तीनों ही क्या होते हैं, तीनों का ही सबसे बड़ा जोन है क्या, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। यही रिंग ऑफ फायर कहलाती है, पैसिफिक ओशियन के आसपास वाला इलाका, है ना। यहीं पर देखिए, यहाँ पर जापान वाला इलाका जहां पर रेड डॉट लगे हुए हैं, जितना डार्क कलर होगा डॉट का उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा सुनामी का। ये सुनामी वाला मैप है हमारा। ठीक है। तो जितना ज्यादा डार्क डॉट होगा उतना ज्यादा प्रभाव होगा किसका, सुनामी का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रेड डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेड मतलब जापान के आसपास का इलाका, रशिया, है ना, चाइना के ईस्टर्न पार्ट और रशिया का भी ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट है। फिर यहाँ पर कुछ ऑरेंज डॉट भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर हमको, यहाँ पर मलेशिया के आसपास दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंडोनेशिया और इस वाले पूरे इलाके में हमको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लू दिख रहे हैं, ऑरेंज दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, यहाँ पर एक व्हाइट डॉट दिख रहा है, मतलब भारत का ये वाला इलाका इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। जैसे गुजरात वाले में यहाँ पर भूकंप क्षेत्र है, ये हमने यहाँ पर रेड डॉट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अर्थक्वेक क्षेत्र है, अर्थक्वेक क्षेत्र है, इसलिए इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। इसका मतलब यहाँ से सुनामी इस तरफ भाग सकती है। सुनामी जब जनरेट होगी तो वो किस तरफ इंपैक्ट करेगी, इस तरफ ज्यादा करेगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंट के ऊपर अर्थक्वेक आएगा, कॉन्टिनेंट के ऊपर आएगा तो हो भी सकता है कि वो ओशनिक प्लेट को भी इफेक्ट करे और उससे अर्थक्वेक की इफेक्ट प्रभाव क्या हो, उस तरफ जाए। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, ईरान इराक के नीचे। अब यहाँ पर हमारे ये वॉल्केनिक, इटली के आसपास पूरा वॉल्केनिक जोन है, इटली के आसपास ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जा रहा है ना, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में यहाँ पर सुनामी का इफेक्ट है, यहाँ पर इटली के आसपास है ना, और यहाँ पर भी इफेक्ट है। यहाँ पर नॉर्वे है, यहाँ पर स्वीडन है, फिनलैंड है, तो नॉर्वे वाले इलाके में सबसे ज्यादा सुनामी का इफेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में देखिए, यहाँ पर साउथ अमेरिका में यहाँ और चिली, है ना, चिली और पेरू वाले इलाके में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पर भी कुछ चीजें यहाँ पर भी दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इधर इसलिए नहीं दिया हुआ है, अंटार्कटिक ओशन में इसलिए नहीं दिया हुआ है ना, सॉरी, यहाँ पर इसलिए प्रभाव नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो सुनामी आने का खतरा यहाँ पर लगभग बहुत कम है ना। सुनामी आ सकती है कुछ वॉल्केनिक इरप्शन और इसके कारण आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आई नहीं। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको हवाई आइलैंड दिख रहे हैं छोटे से, जो अमेरिका के अंडर है। हवाई आइलैंड पर भी यहाँ ऑरेंज डॉट है, मतलब यहाँ पर भी सुनामी का इम्पैक्ट ज्यादा है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट कौन सा वाला, ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट इफेक्टिव है कौन सा, नॉर्थ,
नॉर्दर्न कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का और पूरा न्यूजीलैंड यहाँ पर प्रभावित है सुनामी से, और ये बीच में छोटे छोटे समोआ तुआलू और छोटे छोटे आइलैंड वाला इलाका यहाँ पर भी मौजूद है, ये भी थोड़ा थोड़ा अफेक्टेड है सुनामी से। तो याद रखिएगा कोस्टल एरिया जो है सुनामी से अफेक्टेड है, और मोस्ट ऑफ एरिया कहाँ का अफेक्टेड है, हमारा पैसिफिक ओशियन वाला है ना, जिसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, देखिए और उसके अलावा कहाँ कहाँ पर सुनामी आई, कब कब आई, साउथ पैसिफिक ओशियन में आई है ना, सुमात्रा में आई 2010 में, सुमात्रा में 2010 में आई है ना, पैसिफिक कोस्ट जापान में 2011 में सुनामी आई थी। ये वही सुनामी है 2011 की जिसमें कोस्ट टूट गया था, मतलब सॉरी कोस्ट नहीं टूट गया था, यहाँ पर वो क्या बोले मैं थोड़ा सा भूल गया, यहाँ पर हाँ नाभिकीय संयंत्र टूट गया था, नाभिकीय संयंत्र टूट गया था, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। जापान में आई हुई सब सुनामियों में सबसे बड़ी सुनामी यही थी। ठीक है, यहाँ पर सुमात्रा इंडोनेशिया में जो सुनामी आई थी उसका इम्पैक्ट इंडिया तक पड़ा था, है ना, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये श्रीलंका है ना, मालदीव्स, ये सभी सब क्या है, सभी एरिया प्रभावित हुए थे इन सब से। और उसके अलावा भी बहुत सारी जितनी भी सुनामियां अभी तक आ चुकी है और जो ज्यादा ज्यादा प्रभावकारी है उनके बारे में हमने यहाँ पर सब जगह दे रखा हुआ है। ये सभी भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी चीजें, मतलब 33 मीटर ऊंची सुनामी थी जो कहाँ पर आई थी, भारत वाले इलाके में आई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो सुनामी वाला सेक्शन हमारा यहीं खत्म होता है ना। देखिए यहाँ पर सुनामी तो हो गया, आप इसके नोट्स बनाइए और डायग्राम जरूर बनाइए, सुनामी के इम्पैक्ट देखिए, एक बार और रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को बार बार जितनी बार देखेंगे उतनी बार दिमाग में चीजें बैठेगी। डायग्राम्स इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि डायग्राम में आपके दिमाग में बैठ जाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। मैं अंकित बिंजुआ ऐसे ही आपके लिए लेक्चर आज लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।